ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। ट्रेन की बम्पर भीड़ में एक युवक के दम घुटने से गई जान। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, कहा जनता की आवाज सुनना ही नहीं चाहती सरकार। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा विपक्षी पार्टियों को तोड़ने की साजिश रच रही है बीजेपी, हम इनके सामने नहीं करेंगे सरेंडर। आज महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी किसानों के हक में करेगी राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन। सभी जिलों में कलेक्टर कार्यालयों के बाहर किया जाएगा प्रदर्शन। मराठावाड़ा क्षेत्र में निकाली जाएगी ट्रैक्टर रैली। आज नागपुर में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस जनता पार्टी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की करेगी मांग। शाम 4 बजे संविधान चौक पर इकट्ठा होंगे युवा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर बीजेपी की बड़ी बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा सहित कई दिग्गज हुए शामिल। पार्टी की केंद्रीय टीम में बदलाव की अटकलें तेज। त्रिपुरा पहुंचा एनएसयूआई का नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की उठाई मांग, कहा धर्मेंद्र प्रधान को माफ नहीं किया जा सकता। यूपी में अनुदानित मदरसों पर बड़ी सख्ती, बायोमेट्रिक हाजिरी सुनिश्चित करेंगे डीएमओ। मदरसा शिक्षा परिषद ने जारी किया आदेश। आधार के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई आज। याचिका में आधार को सिर्फ पहचान तक सीमित करने की उठाई गई है मांग। नागरिकता और निवास प्रमाण पत्र के तौर पर उपयोग रोकने की भी की गई है अपील। लिव इन रिलेशनशिप पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट सख्त। लिव इन में रहने वाले कपल को पुलिस सुरक्षा देने से किया इनकार, कहा माता पिता के सम्मान को प्रभावित करता है लिव इन रिलेशनशिप। फीफा वर्ल्ड कप 2026 आज रात 12:30 बजे फ्रांस और सेनेगल के बीच ड्रॉ रहा मुकाबला। रात 3:30 बजे इराक बनाम नॉर्वे का होगा मैच। सुबह 6:30 बजे भिड़ी थी ईरान और न्यूजीलैंड की टीम। ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं होगा, डील हो या नहीं। अमेरिका के समझौते पर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का पहला बयान, कहा लेबनान से नहीं हटेगी इजरायली सेना। अमेरिका और ईरान ने पीस डील पर किया हस्ताक्षर। अमेरिकी अधिकारियों का दावा, राष्ट्रपति ट्रंप, उपराष्ट्रपति वेंस और ईरानी सांसद स्पीकर गालिबफ ने किए साइन। 19 जून को होगी औपचारिक डील। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में आज शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी लेंगे हिस्सा। बैठक में यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व संघर्ष समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। पीएम मोदी को मिला स्लोवाकिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से हुए सम्मानित। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पेलेग्रिनी और पीएम रॉबर्ट फिको के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। नेपाल का दावा, बिना इजाजत हवाई सीमा में घुसा भारतीय मिलिट्री हेलीकॉप्टर, भारत से मांगी सफाई। दोनों देशों में बढ़ा तनाव। सरकार ने डीजल और एटीएफ के निर्यात शुल्क में की बढ़ोतरी। घरेलू ईंधन कीमतों में कोई बदलाव नहीं, नई दरें आज से लागू। आरबीआई का बड़ा फैसला, बैंकों की मनमानी पर लगेगी रोक। मिस सेलिंग को लेकर 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे नए नियम। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को लेकर भी कसा शिकंजा। किसानों को मिलेगी राहत, 17 लाख टन यूरिया आयात की तैयारी में सरकार। अंतर मंत्रालयी बैठक में बताया खरीफ सीजन के लिए खाद का भंडार पर्याप्त। मई में भारत के निर्यात का नया रिकॉर्ड, 4.3 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा आंकड़ा। लेकिन आयात में तेज बढ़ोतरी से ऊंचे स्तर पर बना रहा व्यापार घाटा। सरकार ने जारी किए आंकड़े। भारत में बेरोजगारी दर गांवों में बढ़ी, शहरों को मिली राहत। एनएसओ की नई रिपोर्ट में रोजगार की स्थिति आई सामने। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे।
वीर सावरकर को लेकर देश में दशकों से चल रही बहस एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह बनी है पुणे की एक अदालत में दिया गया ऐसा बयान जिसने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी। सावरकर के पड़पोते सत्यकी सावरकर ने अदालत में स्वीकार किया है कि विनायक दामोदर सावरकर ने ब्रिटिश सरकार को 10 बार दया याचिकाएं यानी कि मर्सी पिटिशंस दी थी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इन याचिकाओं का मतलब अंग्रेजों के प्रति वफादारी नहीं था। पुणे की एक विशेष अदालत में इन दिनों राहुल गांधी और सावरकर परिवार के बीच चल रहे मानहानि मामले की सुनवाई हो रही है। इसी दौरान सावरकर के पड़पोते सत्यकी सावरकर से जिरह की गई। क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान उनसे सावरकर की उन चर्चित दया याचिकाओं के बारे में सवाल पूछे गए जिन पर सालों से विवाद होता रहा। सत्यकी सावरकर ने अदालत में साफ तौर पर स्वीकार किया कि वीर सावरकर ने ब्रिटिश सरकार को 10 बार मर्सी पिटिशंस दाखिल की थी। उन्होंने ये भी माना कि सजा मिलने के कुछ समय बाद ही सावरकर ने पहली याचिका दे दी थी, लेकिन उनका कहना था कि उस दौर में दया याचिका देना कोई असामान्य बात नहीं थी। ये ब्रिटिश शासन के तहत एक कानूनी प्रक्रिया थी जिसका इस्तेमाल कई कैदी करते थे। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण बात सामने आई। सत्यकी सावरकर ने माना कि उसी दौर में कई बड़े क्रांतिकारी जैसे राजगुरु अशफाक उल्लाह खान और बटुकेश्वर दत्त ने ऐसी दया याचिकाएं दाखिल नहीं की थी। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अपने विचारों और सिद्धांतों पर अंत तक कायम रहे और उन्होंने अंग्रेजों से किसी तरह की रियायत की मांग नहीं की। यहीं से बहस और तेज हो जाती है क्योंकि सावरकर के आलोचक लंबे समय से कहते रहे हैं कि बार बार दया याचिकाएं दाखिल करना ब्रिटिश सरकार से राहत मांगने की कोशिश थी। दूसरी तरफ सावरकर समर्थकों का दावा है कि ये एक रणनीति थी ताकि जेल से बाहर निकलकर स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सके। सत्यकी सावरकर ने अदालत में ये भी कहा कि याचिकाओं की भाषा को अंग्रेजों के प्रति निष्ठा या वफादारी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उस समय सरकारी अधिकारियों को भेजे जाने वाली हर अर्जी एक तय सरकारी प्रारूप और औपचारिक भाषा में लिखी जाती थी, इसलिए उसमें इस्तेमाल शब्दों को संदर्भ से काटकर नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन जरा के दौरान एक और दिलचस्प बात सामने आई। अदालत में यह रिकॉर्ड किया गया कि सावरकर की कुछ याचिकाओं के अंत में योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट जैसे शब्द लिखे गए थे। हालांकि सत्यकी सावरकर ने कहा कि उन्हें इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है। सत्यकी ने यह भी दावा किया कि ब्रिटिश सरकार ने सावरकर की कई याचिकाएं खारिज कर दी थी क्योंकि उसे डर था कि अगर सावरकर रिहा हो गए तो वो फिर से क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। अंग्रेजों को आशंका थी कि उनकी रिहाई ब्रिटिश शासन के लिए खतरा बन सकती है। अब सवाल यह है कि ये मुद्दा अदालत तक पहुंचा कैसे। दरअसल राहुल गांधी ने 2023 में लंदन में एक कार्यक्रम के दौरान सावरकर को लेकर कुछ टिप्पणियां की थी। सावरकर परिवार का आरोप है कि राहुल गांधी ने सावरकर के बारे में झूठे और अपमानजनक आरोप लगाए जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। इसी को लेकर सत्यकी सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर कर दिया। अब इस मामले की सुनवाई के दौरान सावरकर की दया याचिकाओं का मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है। अदालत में दिए गए बयानों ने एक बार फिर उस पुराने विवाद को जीवित कर दिया है कि आखिर उन याचिकाओं का असली उद्देश्य क्या था। एक राजनीतिक रणनीति, जेल से बाहर निकलने की कोशिश या फिर ब्रिटिश शासन से राहत मांगने का प्रयास। फिलहाल अदालत में ये बात साफ हो गई है कि वीर सावरकर ने ब्रिटिश सरकार को 10 दया याचिकाएं दी थी, लेकिन इन याचिकाओं की मंशा क्या थी इस पर बहस आज भी जारी है। एक पक्ष इसे स्वतंत्रता संग्राम की रणनीति बताता है जबकि दूसरा पक्ष इसे समझौते की कोशिश मानता है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी जहां जिरह आगे बढ़ेगी और संभव है कि इस ऐतिहासिक विवाद पर कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ जाएं। अयोध्या राम मंदिर से दान राशि चोरी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। वकील अनूप अवस्थी ने सीजेआई सूर्यकांत को पत्र लिखकर इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज कर कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने पत्र में ये भी लिखा कि ये मंदिर 2020 में आए सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के चलते बने ट्रस्ट के तहत संचालित है। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करोड़ों भारतीयों के लिए एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक क्षण था। अब वहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर दिन पहुँच रहे हैं। श्रद्धालुओं की तरफ से मंदिर के दान पात्र में दिए जाने वाला दान कोई वित्तीय लेन देन नहीं है। ये भगवान के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा, समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। राम मंदिर के दान के पैसों में भारी वित्तीय हेराफेरी और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। कुछ पूर्व कर्मचारियों और संदिग्धों के पास आय से अधिक संपत्ति की बातें भी सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। इतनी अहम मामले में सिर्फ प्रशासनिक जांच काफी नहीं है। लोगों को डर है कि समय के साथ इस मामले को दबा दिया जाएगा।
देवता को समर्पित संपत्ति की चोरी कोई साधारण आपराधिक मामला नहीं, चूंकि ये ट्रस्ट खुद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, इसलिए इसकी पारदर्शिता बनाए रखना उसका संवैधानिक दायित्व है। जैसे आप जानते हैं कि पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का आरोप लगाया था। इसके बाद यूपी की राजनीति गरमाई। फिलहाल सीएम योगी के निर्देश पर 3 सदस्यों की एसआईटी बनाई गई है। इसमें लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत, आईजी किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन शामिल हैं। इस टीम को 15 दिनों के अंदर अपनी अंतिम रिपोर्ट देनी है। अब देखना ये होगा कि वकील अवस्थी के पत्र पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है। उत्तराखंड का अंकिता भंडारी मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। इस मुद्दे पर बीजेपी पहले ही घिरी हुई थी। विपक्ष पहले से ही उस पर आरोपियों के साथ साठगांठ के आरोप लगा रहा था। यहाँ तक कि अंकिता की जान लेने वालों में बीजेपी से जुड़े लोगों के नाम शामिल है, ये भी कहा जा रहा था। और अब इन सब के बीच बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की गिरफ्तारी हो गई है। उन्हें देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको याद होगा कि अभी कुछ महीने पहले ही उर्मिला सनावर नाम की एक महिला ने सोशल मीडिया पर कुछ ऑडियो शेयर किए थे, जिसमें बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और बीजेपी उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार का जिक्र वीआईपी के तौर पर किया गया था। और सुरेश राठौर अब गिरफ्तार हो गए हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने ही उर्मिला सनावर के साथ मिलकर सोशल मीडिया पर ऑडियो वीडियो वायरल किए थे, जिसमें बीजेपी नेताओं के संबंध में आपत्तिजनक और उनकी छवि धूमिल करने वाली सामग्री प्रसारित की गई थी। और इसी को लेकर अब उन पर एक कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि कई जगह उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद देहरादून की डालनवाला पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार ऑडियो शेयर करने वाली उर्मिला सनावर की गिरफ्तारी भी हुई है। वहीं अब उनकी इस गिरफ्तारी ने मामले में एक नया मोड़ ला दिया है। प्रशासन और बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि दुष्यंत कुमार और सुरेश राठौर जैसे लोगों का नाम सामने आने के बाद उन पर कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि जिसने ऑडियो साझा किया, इस केस में सनसनीखेज खुलासा किया, उसे ही अंदर कर दिया गया। इसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या इस पूरे प्रकरण में बीजेपी के दूसरे भी बड़े नेता शामिल हैं। वहीं विपक्ष ने भी ये साफ कर दिया है कि जब तक इस मामले में पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक वो शांत नहीं बैठने वाला। यानी साफ है कि बीजेपी की मुश्किलें अभी कम नहीं होने वाली। टीएमसी के बागी सांसदों ने पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि केंद्र की सियासत में भी बड़ा खेल कर दिया है। बागी सांसदों ने पार्टी छोड़ने के साथ ही त्रिपुरा की नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में शामिल होने के साथ ही एनडीए को समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया है। उनके इस ऐलान को पूर्व सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के लिए तो झटका माना ही जा रहा है, लेकिन उनके इस कदम से बीजेपी के सहयोगियों की भी नींद उड़ गई है, क्योंकि इससे पहले तक राज्य में एनसीपीआई का नाम भी किसी ने नहीं सुना था। फिर बागियों ने कैसे अचानक उसमें शामिल होने का ऐलान कर दिया, ये सवाल हर तरफ गूंज रहे हैं। दरअसल एनसीपीआई की मुख्य रूप से मौजूदगी असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों में मानी जाती है। इसका गठन त्रिपुरा विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले ही 20 जनवरी 2023 को हुआ था। ये चुनाव आयोग में गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत है। दल बदल कानून के तहत अपनी सदस्यता बचाने के लिए बागी सांसदों ने यह कदम तो उठा लिया। इसके बावजूद यह खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है, क्योंकि 1985 के एंटी डिफेक्शन कानून की 10वीं अनुसूची ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र करती है, न कि केवल विधायी विंग का। 2023 के महाराष्ट्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि विधायी दल राजनीतिक दल से स्वतंत्र नहीं हो सकता। ऐसे में बागी सांसदों का राजनीतिक सफर आसान नहीं होने वाला। टीएमसी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को खत लिखकर दावा किया है कि ये अलगाव वैध नहीं है और विद्रोही स्वतंत्र रूप से विलय नहीं कर सकते। पार्टी सांसद कीर्ति आजाद ने कड़े शब्दों में कहा है कि महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला यहां नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी कहा है कि भारतीय लोकतंत्र बेतुकी बातों का थिएटर बन गई है, एक मजाक है ये। टीएमसी विधायक दल के बागी सदस्य किसी राजनीतिक दल में विलय नहीं कर सकते हैं। ऐसा तभी मुमकिन है जब खुद टीएमसी ऐसा चाहे, इन्हें अयोग्य घोषित किया जाए। वैसे सवालों में यहां बीजेपी की भूमिका भी है। जिस तरह लोकसभा स्पीकर रविवार के दिन बागी सांसदों को मुलाकात का वक्त देते हैं, जो आमतौर पर किसी इमरजेंसी के हालात में ही होता है, उसे लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। इन हालात में ममता बनर्जी के बीजेपी पर आरोप सच साबित होते दिखाई दे रहे हैं कि उनकी पार्टी में ये टूट बीजेपी की साजिश है।
विपक्ष का दावा है कि बीजेपी संसद में बहुमत हासिल करने के लिए टीएमसी सांसदों को अपने पाले में करना चाहती है और अब जब उसे 20 सांसदों का समर्थन हासिल हो गया है तो एनडीए में उसकी दो प्रमुख बैसाखी कहे जाने वाले दल नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी का दबदबा भी कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में हुए इस खेल से बीजेपी के सहयोगी भी चिंतित हैं। इन हालात में क्या टीएमसी को छोड़कर एनसीपीआई में जाने वाले बागी सांसद क्या अपनी सदस्यता बचा पाएंगे और क्या उनके समर्थन का बीजेपी को फायदा मिल पाएगा या सहयोगियों की नाराजगी उस पर भारी पड़ेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को सत्ता में आए अभी 1 महीने भी नहीं हुआ। 18 मई को कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने सीएम पद की शपथ ली थी और अब यूडीएफ ने अपना एक वादा भी पूरा कर दिया। चुनाव के वक्त कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने ये वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए बस यात्रा मुफ्त कर दी जाएगी और अब सतीशन सरकार ने ये वादा पूरा भी कर दिया। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने 15 जून को तिरुवनंतपुरम के थम्बानूर सेंट्रल बस टर्मिनल से इस ऐतिहासिक योजना का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत केरल राज्य सड़क परिवहन निगम यानी केएसआरटीसी की साधारण श्रेणी की बसों में महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। इसकी जानकारी देते हुए कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट किया कि हमने वादा किया था, हमने उसे पूरा किया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ सरकार ने केरल में अपने प्रमुख वादों में से एक को पूरा किया। प्रियदर्शनी योजना के तहत अब केरल में महिलाएं और ट्रांसजेंडर व्यक्ति केएसआरटीसी की साधारण बस सेवाओं में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। न सिर्फ कांग्रेस ने अपना वादा पूरा किया बल्कि जो वादे मोदी सरकार ने किए थे और वो उसे पूरा नहीं कर पाई, अब उसे भी पूरा करने की जिम्मेदारी कांग्रेस ने उठाई है। जैसा आप जानते हैं कि मोदी सरकार ने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन आज बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार हैं और परेशान हैं और अब युवाओं की इस परेशानी को दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी आगे आई है। 19 जून को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में जॉब फेयर यानी रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 150 से ज्यादा कंपनियां आएंगी और युवाओं को उनकी योग्यता और हुनर के अनुसार रोजगार देंगी। वहीं कांग्रेस के इस दांव से मोदी सरकार की टेंशन बढ़ी हुई दिखाई दे रही है।